हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, या गुड मॉर्निंग भी अपन बोल सकते हैं। अभी रात के लगभग 2 बज रहे हैं और चूँकि मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो अपलोड करना था तो इसके लिए मैंने कुछ स्टार्ट किया, लेकिन कुछ बच्चों का कुछ डाउट भी है। पिछले 20-25 दिनों से कुछ बच्चों का लगातार जो है सो कुछ मैसेजेज आए, कुछ ने कॉल करके भी संपर्क किया और कुछ अपनी परेशानियां मुझसे शेयर की। तो इन सभी परेशानियां और जो भी उनके डाउट्स हैं, है ना, उन सब से मुझे ये 3 चीज़ें फिगर आउट हुई हैं: स्ट्रेस, स्टडी और इन दोनों चीज़ों को जनरेट करने के लिए ये लॉकडाउन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट तो हम लोग करेंगे ही और एंड भी करेंगे एज़ यूजुअल, जैसे हम लोगों ने बाकी चैप्टर्स पर फोकस करना स्टार्ट किया है। प्रॉपर वे में थ्योरी पढ़ते हुए, प्रॉपर टू द पॉइंट फार्मूला को प्रूव करते हुए, उसके बाद उस पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स करते हुए 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स को और हम लोग टॉप लेवल तक जाते हैं। खैर, पढ़ाई की बात अपन करेंगे। पहले बात करते हैं इसको, देखो ये स्ट्रेस और ये स्टडी, इस 2 चीज़ों पर पहले बात करेंगे, फिर उसी में ये ऑलरेडी इंक्लूड होगा कि कैसे ये इफ़ेक्ट कर रहा है और कैसे इसका यूज़ होना चाहिए। वो भी ये कि मेरी अपनी पर्सनल एक राय है उन सभी बच्चों के लिए जो इन सब चीज़ों से परेशान है थोड़ा। तो शुरुआत करते हैं कुछ कहानी से, ठीक है। तो कहानी कुछ यूँ है कि जो आपका 17th सेंचुरी का टाइम था, ठीक है, 17th सेंचुरी का जो टाइम था, उस टाइम में जो पश्चिम के साइड, जिसको आप पश्चिमी सभ्यता वगैरह बोलते हैं, उस साइड में इंग्लैंड, लंदन, ये सब साइडों में बौद्धिक विकास हो रहा था ज़बरदस्त। तो उसी टाइम में बात है कुछ 1665 की, ठीक है। 1665 आपने सुना होगा, लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही एक कॉलेज है, ट्रिनिटी कॉलेज, ठीक। तो इस ट्रिनिटी कॉलेज में क्या हुआ कि अपने इस ट्रिनिटी कॉलेज से काफ़ी लोगों ने जो है सो स्टडी किया है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर सकते हैं अपन, है ना, एक मशहूर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान। अमर्त्य सेन, उनकी बात कर सकते हैं अपन। लेकिन अपने क्षेत्र के जो हैं, जो अपने फील्ड से रिलेट रखते हैं, सर आइजैक न्यूटन, इनकी बात करते हैं अपन। ये भी इसी से थे, ट्रिनिटी कॉलेज। उस वक्त इसमें पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो हुआ क्या एक्चुअली में वो समझते हैं हम। और पढ़ाई क्या, न्यूटन सर का तो आपको पता ही है कि इंटरेस्ट इनका था मैथ्स में और फिर साइंस को लेकर के स्पेशली, तो उसी में इनका रिसर्च चल रहा था। उसी 1665 के आसपास जो है, 1665 में ही एक बीमारी फैली, प्लेग। लंदन में काफ़ी, इंग्लैंड में बहुत ही तेज़ी से इसका जो है सो स्प्रेडिंग हो रहा था, बहुत तेज़ी में फैल रहा था ये पेंडेमिक। इसको भी पेंडेमिक ही एक तरह से माना गया। और हुआ क्या कि जब थोड़ा समय बीता तो न्यूटन सर ने सोचा कि क्यों ना अब कॉलेज छोड़ के वापस चला जाए, इसी में सेफ्टी है, नहीं तो हो सकता बचे या ना बचे। और ये उनका डिसीजन भी बहुत बढ़िया था। क्यों बढ़िया था? तो 1665 के आसपास जो है, जब ये बीमारी फैली, तो उस वक्त ऐसा माना जाता है कि लंदन की लगभग 1/4 पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी थी इस बीमारी के कारण। तो उन्होंने एक बढ़िया डिसीजन लिया और वो वहाँ से तकरीबन, जो ट्रिनिटी कॉलेज था, वहाँ से 100-150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उनका घर था, वो अपने चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब करें क्या। बुक्स तो बहुत सारी थी नहीं जिससे वो स्टडी करते या फिर रिलेट करते। तो 1665 से लेकर के 1666 तक कंटिन्यूअसली 1 साल जो है न्यूटन सर एक रूम में ही रहे। और उस रूम से, ऐसा बोला जाता है ना कि जब आदमी बाहर नहीं जा सकता ना, तो बोलते हैं कि भीतर जाना चाहिए। तो जब उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे बुक्स वगैरह नहीं थे जिनको पढ़ के कुछ नॉलेज गेन कर पाते, तो उन्होंने अपने अंदर झांकना स्टार्ट किया और अंदर से नॉलेज निकालना शुरू किया। या बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने आंतरिक ज्ञान को
जो है सो फैलाने की कोशिश की। वो जहाँ रहते थे उन्होंने अपने रूम में एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा स्पेस ऐसा बना रखा था कि जहाँ से सनलाइट इंटर करता था, ठीक है, सनलाइट इंटर करता था। और वहीं से ऐसा माना जाता है कि सनलाइट जहाँ से उनके रूम में इंटर करती थी वहीं से आपके ऑप्टिक्स का स्टार्ट हुआ। ऑप्टिक्स के क्षेत्र में जो है कुछ कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंज आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत सारे चीज़ें डेवलप हुई। ऑप्टिक्स का उन्होंने इसी पीरियड में 1665 से 1666 के पीरियड में ही ऑप्टिक्स के बारे में उन्होंने कुछ कुछ जानकारियाँ दी। फिर कैलकुलस ये भी आया जो कि फ़िज़िक्स का अपन बोल सकते हैं कि बैकबोन है। स्पेशली कैलकुलस में अगर डिफ्रेंशिएशन की बात करें और इंटीग्रेशन की बात करें तो ये दोनों मिलकर ही कैलकुलस के जो है सो आपको फिज़िक्स का बैकबोन है। विदाउट डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और स्पेशली मेडिकल वालों को तो ज़्यादा परेशान करता है ये। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने काम किया है उनको परेशान नहीं करता। तो ये जो पूरा 1 साल का पीरियड था, ठीक है, जो कि जहाँ पर आपको संभल के रहना है, बीमारी फैली हुई है, तो उस वक्त इतना साइंस डेवलप भी नहीं था कि आपको पता चल सके कि ये बैक्टीरिया, वो वायरस, फलना चिलना इससे हुआ, या अपने पास कोई बचाव भी नहीं था। तो उस वक्त भी एक ही बचाव होता था कि लोग फिजिकल प्रेजेंस को जो है सो थोड़ा सा इग्नोर करते थे। यानी कि बोल सकते हैं आप फिजिकल डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंस क्रिएट करते थे। बोलते थे कि चलो बीमारी को अपन ख़त्म नहीं कर सकते तो रोकने से, उसको बढ़ने से रोका जाए। यही एक टेक्निक होता था उसको रोकने का, ठीक। लेकिन आज के टाइम में जैसे कोरोना जिस हिसाब से देश में फैला या पूरे वर्ल्ड में फैला, इस चीज़ को रोकना अब संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में क्या था, तो पुराने टाइम में ये नहीं था, वो ग्लोबलाइजेशन नहीं थी। काफ़ी पुराने समय में ग्लोबलाइजेशन नहीं थी। एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जल्दी नहीं आ पाते थे, इनफैक्ट आते ही नहीं थे, ठीक है, माध्यम नहीं था। और आज तो हज़ारों फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है, हज़ारों इंटरनेशनल फ़्लाइट्स एक दिन में जो है सो इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में जाती हैं और आती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण जब बिज़नेस फैला है तो निश्चित रूप से कुछ और नुकसान भी होना है, जैसे कि ये पेंडेमिक नुकसान हुआ। चलिए बात पे। तो इस टाइम में क्या था कि उन्होंने 2 चीज़ों को तो आपको दिया, एक ऑप्टिक्स, एक डिफ्रेंशिएशन कैलकुलस में, इंटीग्रेशन वगैरह। कैलकुलस का समझो कि उन्होंने फंडामेंटल्स को क्रिएट कर दिया था, ठीक है। तो उसी टाइम में वो ये जो ट्रिनिटी कॉलेज में जब न्यूटन सर पढ़ रहे थे तो उन्होंने कुछ ही दिनों बाद इसी पीरियड में 1665 और 1666 के ही पीरियड में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने बेडरूम या जहाँ रूम जो भी था जहाँ रहते थे उसके बाहर खिड़की से देखा तो एक पेड़ था, सेब का पेड़। वहाँ से एक सेब गिरा, काफ़ी फेमस है ये तो आप भी जानते हैं। सेब गिरा और वहीं से उनके दिमाग में ये सवाल, उस सेब ने गिरते हुए उनके दिमाग में ये सवाल छोड़ दिया कि आखिर वो नीचे ही क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। ऐसा नहीं कि उससे पहले सेब कहीं नहीं गिरा होगा, पूरी दुनिया में गिरा। और सिर्फ सेब ही नहीं गिरा, सारे फल गिरे, फूल पत्तियाँ गिरी, बहुत सारी चीज़ें गिरी। तो काफ़ी चीज़ें गिरी, लेकिन ध्यान किसी का नहीं गया। उसी खालीपन में ही वो ध्यान गया उस सेब पर कि वो नीचे ही क्यों जा रहा है। और तब जा कर के फिजिक्स में या फिर साइंस में बोल सकते हैं एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चेंज आया। उसको भलीभांति लोग जानते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उसके बाद तो पूरा फिजिक्स का दुनिया ही बदल गया। तो ऐसा कुछ हुआ। इसका मतलब है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान तब नहीं दे पाते हैं, या अपनी उन कैपेबिलिटीज़ पर या अपनी उन शक्तियों पर हम ध्यान तब नहीं दे पाते हैं जब हम बिजी होते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप खाली हैं उस वक्त आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और उस खालीपन को जो है सो आप दुरुपयोग ना करें, उसको सदुपयोग करें। जैसे ये जो लॉकडाउन वगैरह जो है ये सब, इसको स्टूडेंट के लिए आप दुर्भाग्य नहीं समझ सकते, ये सौभाग्य की बात है आपके लिए। दुर्भाग्य उनके लिए है जिनके पास की जो बेसिक नीड्स होती हैं जीवन यापन के लिए, अगर उन चीज़ों की कमी है तो उसके लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए उनके पेरेंट्स इनफ हैं उनके देख रेख के लिए। तो वो पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, तो उनको ऐसी कोई बेसिक नीड्स में दिक्कत होती नहीं है। तो उनको तो है कि आप अपने अंदर सिर्फ देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ सवाल और बच्चों के आए कि
सर कोचिंग खुला होता था तो ज़्यादा बेटर था, उस वक्त कुछ कर पाते थे, कुछ पढ़ पाते थे, थोड़ा प्रेशर बनता था क्लास करने के बाद, लगता था कि हाँ पढ़ना चाहिए। बात सही भी है। आप जब भी ऑफलाइन स्टडीज़ में या ऑफलाइन मोड में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा कर के बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो आसपास में आपके काफ़ी सारे बच्चे बैठे होते हैं, है ना, 10, 5, 20 बच्चे बैठे होते हैं, तो फिर अच्छा लगता है उस वक्त जब बोर्ड पर पढ़ाई हो रही है, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, आप मान लीजिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दूसरा बच्चा दे रहा है, या आप दे पा रहे हैं दूसरा बच्चा नहीं दे रहा है, तो उस वक्त आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनता और दूसरा बच्चा बना देता है, तो उस वक्त दिमाग में 1-2 सवाल ज़रूर आते हैं कि सेम जगह पढ़ने के बावजूद भी वो उसने कर लिया और मुझसे ना हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझ में कुछ कमी ज़रूर है, उसको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, और उस इम्प्रूवमेंट में बच्चा लग भी जाता है। क्लियर? तो हर दिन का जो क्लास होता है ना, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में यही सब बेसिक डिफरेंसेस भी हैं। ऑफलाइन मोड में आप डेली मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड में फ़िलहाल कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये जो मोटिवेशनल स्टोरी वगैरह वाले मोटिवेशनल स्पीच आप सुन लेते हैं यूट्यूब पे या फलना जगह या चिलना जगह, तो ये सब जूता में पॉलिश के बराबर होता है बाबू। 2 दिन चमकेगा, तीसरे दिन फिर वही हाल। तो मेरा मेन मोटो यही है कि इन सब टाइम में देखो, जब न्यूटन सर के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने काफ़ी कुछ दिया। आपके पास भी आज के डेट में अगर बोला जाए तो ऑफलाइन स्टडीज़ नहीं है, आपके पास ढेर सारे डाउट्स होते हैं, डाउट्स आप भेजते भी हैं। कुछ बच्चों ने मुझे भी डाउट भेजा, मैंने भी क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन जब बच्चे सामने होते हैं तो उस वक्त जो डाउट क्लियरेंस होता है वो ऐसे वीडियो से या फिर उसको सॉल्यूशन भेज दें आप सॉल्व करके, तो उससे ना हो पाता है। क्लियर? तो एक बात इन चीज़ों का आप दिमाग में ज़रूर रखिए, ये जो आपके दिमाग में स्ट्रेस कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, जो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इसको आप डिस्टर्बेंस ना समझें। ठीक है? एक बहुत मशहूर शायर ने कहा है बाबू, ज़िंदगी में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात कर ली। तो इसका मेन मोटो यही है कि जो आदमी खुद से बात कर लेता है ना, तो उसके बाद तो वो निश्चित रूप से समझ लो कि एक अंदर से रिवॉल्यूशनरी चेंज आएगा आपके अंदर, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जिससे कि आप काफ़ी कुछ चीज़ों को खुद से सीख सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। आज हम लोग बहुत सारी टॉपिक्स पर बात करेंगे, बाकी फ्लूइड भी स्टार्ट करेंगे अपन। एक और चीज़ आपको बताते हैं, बाद में आपको हम मॉरल ऑफ द स्टोरी भी समझाएंगे कि क्या था। आगे चल के जब 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं अपन, 20th सेंचुरी में इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज हुआ करता है, किंग्स कॉलेज। ठीक है? तो किंग्स कॉलेज वगैरह में क्या था, तो उसी कॉलेज से एक पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति थे, अरविंद घोष, उन्होंने वहाँ से पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद जब वापस आए तो वो भी जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स चल रहे थे, है ना, इंडिया को आज़ादी दिलाने के जो भी मूवमेंट चले थे, उनमें वो भी हिस्सा लेना चाहते, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया भी। ठीक? और हिस्सा भी नहीं लिया, उसके बाद क्या हुआ, तो 1908 ईस्वी में इन्हीं अरविंद घोष को जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है एकांत कारावास। अब एकांत कारावास क्या है? देखो, कारावास दो तीन टाइप का होता है। जैसे कारावास बोलते हैं कि जिसमें एक जेल है, उसमें बहुत सारे कैदी रह रहे हैं। एक होता है एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वहाँ पर सिर्फ आप अकेले रहेंगे। जैसे कि अंडमान निकोबार वगैरह में आप जाइएगा, जहाँ वहाँ जो कारावास है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने जीवन का काफ़ी समय व्यतीत किया है वहाँ, तो वहाँ आप देखिएगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो एकांत कारावास होता है, वहाँ पर आप किसी से मिलजुल नहीं सकते, किसी से कोई बातचीत नहीं होती है आपकी, रूम में कोई खिड़की नहीं होती, एक छोटी सी खिड़की होती भी है तो उससे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको आसमान दिखेगा और कुछ नहीं। यही होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो उन्होंने जब वहाँ पर जो भी समय बिताया, तो उसके बाद जब वो बाहर आए तो लोगों को ऐसा लगा कि इस बार वो और जोश व जुनून के साथ फिर से फ्रीडम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने जो है आध्यात्म को अपना लिया और पौंडीचेरी चले गए, और वहाँ उन्होंने अपना एक जो है सो आध्यात्म के हिसाब से जो उन्होंने एक जो भी उनको मठ वगैरह बोल सकते हैं आप, जो भी कैंप वगैरह उनको इस्टेब्लिश करना था उन्होंने किया। और आज भी महर्षि अरविंद के नाम से जो भी उनका जो दर्शन है, या बोल सकते हैं कि जो भी उनकी आइडियोलॉजी है, वो काफ़ी फेमस है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो मेरा मेन मोटो आपको समझाने का ये है कि जो टाइम आपको मिला है, इस टाइम में आपको अपने
पास जो चीज़ें हैं उसको देखने की ज़रूरत है। उन चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दीजिए जो चीज़ें आपके पास अभी फ़िलहाल नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनका कहना है कि कुछ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स बच गए, है ना। अभी भी कुछ टॉपिक बचा हुआ है, नो डाउट, क्योंकि हमारा सिलेबस भी काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था बाबू। ऑलमोस्ट अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया, पिछले साल भी यही पेंडेमिक था। तो जब हमें परमिशन मिली तो ऑलमोस्ट अक्टूबर में आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ। 13 सितंबर को आपका 13 सितंबर 2020 को जो है सो आपका नीट का एग्ज़ाम हुआ, और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद हमारा बैच स्टार्ट हुआ। तो उस वक्त से लेकर के और अभी तक में हमारे पास ज़्यादा वक्त जितना भी हुआ, उस वक्त से हमारे पास अब यही कुछ चीज़ें हैं ऑन इन एवरेज जो हमारी बच गई। एक तो साउंड वेव, दूसरा रोटेशन, और तीसरा फ्लूइड, फिर सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये सब कुछ है, 4-5 टॉपिक है, बस इतना ही बचा। बाकी सारा हमने आपको पढ़ाया और बहुत ही जितना मुझे आता था उससे बेटर से बेटर आपको दिया, क्लियर। और काफ़ी कुछ आपने सीखा भी है निसंदेह। ये जो टॉपिक्स बच गए इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न थे बाबू। जैसे कि आपको बहुत सारा टॉपिक ऐसा भी था जिसको मैंने रिपीट भी किया। तो जिस तरह से अगर अपन न्यूटन सर की बात करें, है ना, तो उन्होंने अपने एक जीवन के 1 साल में काफ़ी कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंज, एक बहुत बड़ा परिवर्तन साइंस को दिया। इनफैक्ट आइंस्टीन सर का तो ये भी मानना था, उन्होंने खुद कहा है कि आज जो कुछ भी मैं आइंस्टीन के नाम से हूँ या आइंस्टीन हूँ, जितना भी मैं आइंस्टीन हूँ वो न्यूटन के कंधे पे बैठकर ही हूँ, या अगर न्यूटन ना होता तो मैं आज वही कर रहा होता जो न्यूटन पहले किया। तो न्यूटन सर का जो ये 1665 से लेकर के 1666 का टाइम था, उसमें उन्होंने इस अकेलेपन से काफ़ी कुछ दुनिया को दिया। 1-2 लाइन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बहुत ही फेमस पोएट है रामधारी सिंह दिनकर, उनका कहना था, जग में उसने नाम किया, विघ्नों में रहकर जिसने ना आराम किया। यानी कि दुनिया में नाम वही करता है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करने से होगा, उससे दूर भागने से नहीं हो सकता, है ना। तो आपका जो अभी टाइम है, जितना कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, और भी क्या क्या डाउट्स थे बच्चों के कि सर नीट कब होगा, नीट की डेट आगे जाएगी क्या। दूसरा, कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि सर फॉर्म नहीं आया अभी तक, नीट का डेट का कुछ पता नहीं चल रहा है, कैसे होगा। नेक्स्ट, कुछ जेई वाले बच्चों का ये डाउट था कि सर अप्रैल का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, मई का भी पोस्टपोन हो गया है, तो ये जो 2 अटेम्प्ट गया है, क्या ये दोनों अटेम्प्ट फिर से होगा या कंबाइंड होकर के एक होगा, या होगा तो कब होगा। देखो बाबू, इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास बस एक ही जवाब है, और यही सटीक जवाब भी होना चाहिए। एज आई थाउट, एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर अभी तक आपका नीट का फॉर्म नहीं आया है तो नीट में ऑलमोस्ट 16 लाख, है ना, 16 लाख, 16 से 17 लाख बच्चे बैठते हैं। एक दिन का ऑफलाइन मोड का पेपर होगा, पेन एंड पेपर मोड होता है आपका एग्जामिनेशन। एक दिन में एक स्लॉट में 16 to 17 लाख बच्चों का जो है सो एग्जामिनेशन लेना है। उसके लिए आपको इस NTA को इतना अरेंजमेंट करना होगा कि उतने सारे पेपर को सही समय पर डिस्पैच कराया जा सके, सेंटर तक अवेलेबल कराया जा सके, पैंडेमिक को देखते हुए जो भी इसके प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी फॉलो कराया जा सके। तो मुझे तो ऐसा यही लगता है कि इतना समय जो अभी, अब मई तक तो फॉर्म आना नहीं है, अगर जून में फॉर्म आ भी जाता है तो फिलहाल जो टेंटेटिव डेट अभी तक जो पहले से अनाउंस्ड है वो है अगस्त 1। तो इस डेट को एग्जामिनेशन हो जाए नीट का, ये मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जून में अगर आ भी जाता है तो जून और जुलाई 2 महीने का समय होगा, उसमें बच्चों से फॉर्म भी भरवाना है। फॉर्म भरवाने के बाद अगर कुछ बच्चों ने गलती कर दी है फॉर्म में तो करेक्शन करने के लिए भी बच्चों को समय दिया जाता है, उसके लिए भी समय चाहिए। फिर एडमिट कार्ड आता है बच्चों का, है कि नहीं। फिर उतने सारे बच्चों के एग्जामिनेशन को लेकर के जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हर सेंटर पे, और जो कोविड को लेकर के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो कराते हुए 2 महीने में ये सब पॉसिबल नहीं है बाबू, काफ़ी कम समय रहेगा। और चूँकि फॉर्म भरने में ही 1 महीना निकल जाता है, कम से कम 25 दिन का तो समय दिया जाए फॉर्म भरने के लिए। आप 2 दिन या 5 दिन का तो समय नहीं दे सकते, है कि नहीं, क्योंकि फॉर्म की फ़ीस भी कम नहीं होती। जो सब सारे जो भी इंडिया में जितने भी पेरेंट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि 2 दिन का आप टाइम समय दें और 2 दिन में आपका टोटल फॉर्म फिल हो जाए।
या जितने बच्चों को एग्ज़ाम देना है सारे बच्चे फॉर्म फिल कर दें, उतनी फैसिलिटी फ़िलहाल नहीं है। और सारे बच्चे अगर फॉर्म फिल करने का स्टार्ट भी कर देंगे तो भी आपका सर्वर डाउन हो जाएगा, है कि नहीं। आए दिन सर्वर आपका बिजी हो जाता है, तो एक साथ उतने बच्चे फॉर्म फिल करने के लिए कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सर्वर बिजी हो जाएगा और हो सकता है क्रैश हो जाए। तो ये संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा यही लगता है कि जो आपका नीट वगैरह का पेपर है वो ऑलमोस्ट सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट वीक जाएगा मिनिमम, ये मुझे लगता है। कम से कम 45 डेज़ आगे पेपर ज़रूर जाएगा, मिनिमम 45 डेज़ मुझे लगता है, 45 to 60 डेज़ पेपर आगे जाना है। और अगर बात करें जेई की, तो जेई में मुझे ये लगता है वो पहले से चूँकि अनाउंस्ड है कि आपको 4 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। फरवरी और मार्च 2 अटैम्प्ट हो चुका था, अप्रैल और मई कैंसिल हुआ, तो ये दोनों अटैम्प्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा। ऑनलाइन मोड में हो रहा था, ऑनलाइन मोड में ही मिलेगा। 2 से 3 शिफ्ट में पेपर होता है, उसी शिफ्ट में होता रहेगा, मतलब एज़ यूजुअल ही रहेगा मेरे हिसाब से। बस वही होगा कि ये भी एग्जामिनेशन शिफ्ट होकर के इसी टाइम में आएगा। क्लियर। तो 2 चीज़ों के बारे में मैं आपको खास बता दूं, एक तो स्ट्रेस और एक लॉकडाउन। ये लॉकडाउन ही जो स्ट्रेस को क्रिएट कर रहा है जो भी बच्चों पर, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप स्ट्रेस लीजिए मत। ऐसा नहीं कि आपके मेरे बोल देने से कि आप स्ट्रेस ना लीजिए तो आप नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता है बाबू। हर चीज़ का एक सर्टेन टाइम है और उतना समय लगेगा ही, तभी जा कर के कोई चीज़ें जो है सो जब पूरा होना होगा उसी टाइम पर होगा। अभी आपका क्या होना चाहिए, अब स्टडी को लेकर के बात करें, ये जो न्यूटन सर के या फिर जो भी अरविंद घोष की जो मैंने आपको कुछ बातें बताई, उससे मेरा मेन मोटो आपको यही समझाने का था कि जब वो 1 साल को यूटिलाइज करके इतना सारा चीज़ आपके साइंस में दे सकते हैं, तो आप भी इस समय को यूटिलाइज करके अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। और कुछ ही कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। कैसे अच्छा होगा, तो इन दोनों चीज़ को अच्छा करने के लिए, ये जो स्ट्रेस है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है वो स्टडी। क्योंकि आपको स्ट्रेस इसीलिए हो रहा है कि आप स्टडी नहीं कर पा रहे, तो इसको करो, है ना, इसको करो। ये जो आपका इस स्ट्रेस के कारण जो आपका वो फेस ऐसा हुआ रहता है, आप इसको ऐसा बनाइए। क्लियर। आप इसको ऐसा बनाइए, क्योंकि आपको स्ट्रेस इसी के कारण हो रहा था, क्यों ना ये काम करे और इसको काट दे, ये बंद हो जाएगा कम से कम। तो स्टडी कैसे करे सो समझो। इसके लिए मैं आपको, चूँकि मेरा तो काम फिजिक्स का है, तो फिजिक्स पर हम स्पेशल बात करेंगे। पहले नीट की बात करते हैं बाबू। नीट में आपको चूँकि 72 मार्क्स के पेपर में 180 मार्क्स अपने को मिलेगा। इसमें क्या करें, उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ जो भी ऑफलाइन मोड में पढ़े हैं या ऑनलाइन मोड में पढ़े, कहीं भी आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ भी नॉलेज किसी फैकल्टी के अंडर में, किसी ट्यूटर के अंदर में जो भी आपने कुछ सीखा, सबसे पहले रिवीजन के तौर पे आप उन क्लास नोट्स को रिवीजन मारिए। अभी फिजिक्स में आपके पास कुछ नया नहीं करने का समय है, आप सिर्फ रिवीजन करिए। कुछ नया इन द सेंस मेरा ये है कि ऐसा नहीं कि आपका अगर बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का मैंने पता भी किया और मैंने सुना भी है, बहुत सारे बच्चों का 12th बचा हुआ है, तो किसी का पूरा 11th बचा हुआ है, किसी का 11th 12th मिक्स होकर के काफ़ी बड़ा सेक्शन बचा हुआ है। जैसे मैंने जिन बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाया उनका तो साउंड वेव, रोटेशन, फ्लूइड, ग्रेविटेशन, ये मेजर टॉपिक्स बचे और बाकी सारा हमने किया। इनफैक्ट हमने कोई ये सब टॉपिक भी इसलिए बचे हुए, कुछ टॉपिक्स को हमने रिपीट किया है, इसलिए उसमें समय बर्बाद हुआ, या बोल सकते हैं कि समय यूटिलाइज हुआ, वो भी ज़रूरी था। तो इसलिए कुछ वो टॉपिक्स बचे हैं और उसको पूरा करने के लिए हम लोग फ्लूइड स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी हाँ अपने पास काफ़ी समय है। रिवीजन के तौर पे जहाँ भी आपने पढ़ाई किया है उसका सबसे पहले उन सर का आप क्लास नोट्स रिवीजन मारिए। जो कुछ भी उसके क्लास नोट्स में लिखा हुआ हो, आपके क्लास नोट्स में लिखा हुआ हो, थ्योरी हो, फार्मूला का प्रूफ हो, कुछ भी, हर एक चीज़ को आप रिवीजन मारिए। और इसके साथ में जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हर हालत में आप क्वेश्चन बैंक लगाइए, और वो क्वेश्चन बैंक आपको लगाना है नीट का और जेई का। क्लियर। ये जो एकांतवास का समय है आपके लिए, इसमें आप यही काम करें। और जेई एडवांस की भी मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको जेई मेन के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जेई मेन का और नीट का
इसी 2 का बस क्वेश्चन बैंक पर आप अटेम्प्ट लीजिए। फिजिक्स में अगर आप इतना कर लेते हैं, और जो भी वीडियोज़ स्पेशली मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ CRTN कोर्स वाले में, प्ले लिस्ट में, या फिर इसको आप क्रैश कोर्स वाला बोल सकते हैं। CRTN मतलब कॉन्सेप्ट रिवीजन थ्रू न्यूमेरिकल्स। इसमें आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट का। कैसे फ़ायदा होगा? क्योंकि इसमें एक कॉन्साइज थ्योरी होती है, और उस कॉन्साइज थ्योरी के बेस्ड पर जस्ट उसी थ्योरी के बेस्ड पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा करेंगे। समझ गए? तो वहाँ से भी आप अपना एक रिवीजन को पुशअप दे सकते हैं, आप एक बूस्ट दे सकते हैं, एक बढ़िया स्टार्ट एनर्जी आप दे सकते हैं अपने रिवीजन को। और इतना कंफर्म है कि CRTN कोर्स का जो भी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ मुझे अपलोड करने हैं वो नीट के एग्ज़ाम से पहले आपके हो जाएंगे। और इतना मेरा टारगेट है कि कम से कम आपको 150 प्लस मार्क्स आवे, या कम से कम एटलीस्ट 35 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाए, 35 से 40 क्वेश्चंस, और मिलेंगे विथ डाटा, नहीं तो वही कंसेप्ट पर निश्चित रूप से मिलेंगे, इसकी 100% श्योरिटी है। खैर, फिजिक्स में आप बस क्लास नोट्स देखो बाबू, क्वेश्चन बैंक देखो, नीट और जेई मेन का, बस इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा आप नीट वाले बच्चों को कुछ नहीं सोचना। जेई वाले बच्चों को क्या करना है? तो जेई वाले बच्चे क्लास नोट्स को जाए, उनको भी क्लास नोट्स का रिवीजन करना है, और उनको नीट का क्वेश्चन बैंक नहीं रिवीजन करना, उनको प्रैक्टिस नहीं करनी। उनको किसका करना है? तो सिर्फ और सिर्फ आप जेई मेन का क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करें, और साथ में जेई एडवांस का सिंगल करेक्ट आप ज़रूर लगा लें। एटलीस्ट आप सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जो है वो ज़रूर अटेम्प्ट ले लें। मल्टीपल चॉइस, असर्शन, रीजन वगैरह, मैचिंग, है ना, पैसेज, सब्जेक्टिव, इंटीजर टाइप, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना। सिंगल करेक्ट ज़रूर लगा लें, और कुछ इंटीजर टाइप भी लगा लेना, ताकि आपके एग्जाम में भी जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है 5, उसको आप टैकल कर सके। ऑलमोस्ट उसी कंसेप्ट पे आएगा, इसीलिए इतना काफ़ी है जेई मेन वाले बच्चों के लिए। तो मेन मोटो क्लास नोट्स का है, जितना आपने पहले पढ़ा उस पर फोकस करो, उस पर नहीं फोकस करो कि जो चीज़ें आपकी बची हुई हैं, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो पूरे इंडिया में, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जितना अभी आपके पास है, आप उन चीज़ों को रिवीजन करिए, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? तो इससे आपका जो भी स्ट्रेस है स्टडी को लेकर के, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जो लॉकडाउन को लेकर के आपका स्ट्रेस बन रहा है, जो कि आपकी स्टडी नहीं हो पा रही, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करो? तो एटलीस्ट कम से कम, नीट वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 2 टेस्ट पेपर, अगर 2 नहीं मिल पा रहा तो कम से कम 1 तो 100% आपको लगाना ही पड़ेगा, मिनिमम 1, नहीं तो 2 का कम से कम कोशिश करिए ज़रूर। 2 टेस्ट पेपर आप इन ईच वीक, हर एक वीक में कम से कम 2 टेस्ट पेपर आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहना चाहिए उसमें। प्रॉपर पेपर हो, 720 मार्क्स का, है ना, 720 नंबर का एक प्रॉपर पेपर होना चाहिए, और उस पर आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और जो जेई वाले बच्चे हैं वो कम से कम 1 टेस्ट पेपर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेस्ट पेपर, नीट वाले बच्चे एटलीस्ट 2 टेस्ट पेपर का कोशिश करें। 2 से अगर ज़्यादा होकर के 3 भी होता है वीक में तो भी बढ़िया है, लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी पहले बढ़िया होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको बायोलॉजी कंप्लीट हो, आपकी केमिस्ट्री बढ़िया हो, फिजिक्स में कम से कम आप 70% सिलेबस कवर कर लिए हो, तब जा करके आप 2 से 3 टेस्ट पेपर की तरफ बढ़ेंगे। नहीं तो 2 पर ही रुकेंगे, यानी तो ज़्यादा सेफ रहेगा आप 1 पर रुकें। और जो जेई वाले बच्चे हैं वो 1 टेस्ट पेपर कम से कम, और मैक्सिमम 2 टेस्ट पेपर पर वीक, हर एक वीक में आप भी 2 टेस्ट पेपर कम से कम लगाइए। हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। क्वेश्चन बैंक को ज़रूर लगाओ, उससे फ़ायदा आपका ये होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि हर साल किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न बदला, और कहाँ से कौन से टॉपिक से आने वाले, मतलब जो प्रीवियस ईयर से 5 से 10 सालों में किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, कहाँ से क्वेश्चंस उठे हैं। और क्वेश्चन बैंक अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, या क्वेश्चन बैंक आप प्रैक्टिस करते हैं और आपको डाउट फंसता है, वीडियो सॉल्यूशन की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो जो CRTN कोर्स में मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहा है, आप उसको देखिए। उसमें सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज का भी क्वेश्चन उठा करके उसमें सॉल्व किया जा रहा है, जहाँ पर आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप क्वेश्चन बैंक पर और क्लास नोट्स पर विशेष फोकस करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है।
तो लॉकडाउन के पीरियड को लेकर के जो भी आप में स्ट्रेस हो रहा है या जो आपके दिमाग में बातें चल रही हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, मैं उन सभी बच्चों से बस एक ही एडवाइस करना चाहूँगा, एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखो, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना एनटीए का काम है, गवर्नमेंट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। आपके बोलने से एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा या आपके बोलने से एग्ज़ाम रुक नहीं जाएगा जल्दी, ठीक है। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? तो हमारे कंट्रोल में है रिवीजन, हमारे कंट्रोल में पढ़ाई। इन बस उसी को करते रहना, जो आपके कंट्रोल में, आप अपना काम कीजिए, दूसरे के कंट्रोल में जो है उसको वो करने दो। एग्ज़ाम जब होगा हम तब देख लेंगे, सीधी सी बात है। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम वो जब ले, अगस्त में ले, सितंबर में ले, अक्टूबर में ले, नवंबर में ले, कभी भी ले, आपको बस अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। जब एग्ज़ाम लेगा तब फोड़ देंगे, सीधी सी बात है, सिलेक्शन ले लेंगे, बात खत्म। तो जो भी पीरियड आपको मैंने समझाया, एक जो स्टोरी मैंने आपके साथ एक शेयर करने की कोशिश की, ये जो स्पेशली इंट्रोडक्शन की, जो हमारे फिजिक्स के समझो कि उस्ताद हैं एक तरह से, है ना, तो 1665 से लेकर के 1666 की जो उनका पीरियड था, उन्होंने उस पीरियड में बाहर नहीं झांका, वो अपने अंदर झांके और काफ़ी कुछ दिया हमें सीखने के लिए, दुनिया को काफ़ी कुछ दिया और आज उसी चीज़ों पे दुनिया चल भी रही है। तो वही चीज़ आज हमें ज़रूरत है। हमें भी आज बाहरी दुनिया को छोड़ करके और उन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए, जिन बातों से हमें स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसके बदले में हमें अंदर झांकने की ज़रूरत है। अंदर झांकने की ज़रूरत, इसका मतलब ये नहीं कि आप अब आध्यात्म में घुस जाएं। अभी फ़िलहाल आपको आध्यात्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब वक्त आए तब जाइए। तो अभी आपको ज़रूरत है रिवीजन। अंदर झांकने से मेरा मतलब है इससे, यही एकमात्र शब्द है जो आपको एक ज़बरदस्त एनर्जी देगा। ये करो और इससे आपको फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अभी जितना भी आपने पढ़ा है आप उसी पर ध्यान दीजिए और उसी से काफ़ी कुछ आपके में बदलाव आएगा। इनफैक्ट जब भी पेपर होगा तब देखिएगा सिलेक्शन हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे अभी उस चीज़ में समय गंवा रहे हैं, यही सोच सोच कर कि पेपर कब होगा, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। कहीं भी नहीं हुआ है पेपर, सिलेबस तो पूरा, सभी जगह 1-2 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, कहीं कहीं तो उससे भी ज़्यादा टॉपिक जो है सो बचे हुए हैं। तो आप उन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए कि कितना बचा है, जितना आपने सीखा उस पर ध्यान दो, उसको गेन करने की कोशिश करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो फ्लूइड में बाबू हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है, फिर फ्री सरफेस के बारे में, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और ज़बरदस्त आपको पढ़ाया जाएगा। इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपको क्वेश्चन 100% नहीं छूटेगा, इतना गारंटी है। इन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे और साथ में हमारा जो नीट क्वेश्चन बैंक चलता है और जो जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक, जेईई एडवांस का क्वेश्चन बैंक हमेशा चलता आया है, उसको हम लोग करते रहेंगे और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को हम लोग देखते रहेंगे। आज फ्लूइड स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम समय आपको हमने, जो मुझे लगा कि इन सब चीज़ों को क्लियर कर देना ज़रूरी था, बहुत सारे बच्चों को हम मैसेज से या फ़ोन से नहीं समझा सकते, तो हमने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की आपके लिए। इन चीज़ों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वो एक और छोटी स्टोरी आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। पिकासो का नाम आपने सुना होगा। पिकासो एक बहुत बड़े बोल सकते हैं आर्टिस्ट थे, पेंटर थे। एक बार वो इटली में घूम रहे थे तो एक लेडी उनको मिली और उन्होंने, उस लेडी ने काफ़ी जिद कर दी पिकासो से कि नहीं, एक पेंटिंग तो आप हमको बना कर दीजिए। तो उन्होंने एक छोटे से पेपर पे, काफ़ी छोटे से पेपर पे उन्होंने एक पेंटिंग उसी वक्त थोड़ा सा फटाफट बना के उनको दिया। लगभग 10 to 15 सेकंड में वो पेंटिंग बनकर तैयार हो गई और उन्होंने दे दिया। वो पेंटिंग जब सेल हुई तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट उस लेडी को मिला, ठीक है, बहुत काफ़ी अच्छे खासे पैसे में वो पेंटिंग बिकी। तो फिर ढूंढते हुए वो लेडी जो है पिकासो के पास वापस गई और उसने पूछा उनसे पिकासो से कि इतने कम समय में, चंद पलों में, कुछ सेकंड्स में आपने एक पेंटिंग बनाई, वो इतने बड़े अमाउंट में बिकी, आप मुझे भी कुछ ऐसा सिखा दीजिए ताकि उतना बड़ा अमाउंट नहीं तो उससे छोटा ही सही, कम से कम उतना भी मेरा पेंटिंग बिक जाए और मेरा जो
बुनियादी जीवन के लिए ज़रूरी है वो एक ढांचा तैयार हो जाए और चलता रहे। तो पिकासो ने उनको एक एडवाइस किया था। वो क्या था? तो उन्होंने पिकासो ने उस लेडी से कहा कि आपको वो 15 सेकंड दिख रहे हैं जो मैंने उस पेंटिंग को बनाने में दिए, आपको वो 15 से 25 साल नहीं दिख रहे हैं जो मैंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए सीखा, या इस पेंटिंग को इस हद तक पहुंचने के लिए, इस पेंटिंग की कला की इस हद तक पहुंचने के लिए मैंने जो अपना ये 15 से 25 साल का समय दिया है, ये आपको नहीं दिख रहा। तो मेन मोटो, आपको मोरल ऑफ द स्टोरी यही है बाबू, कि हर चीज़ को गेन करने के लिए जो नीट वाले बच्चे हैं, मैं जानता हूँ कि उनका मनोबल आए दिन टूटता है। वो इसलिए टूटता है कि बार बार अटेम्प्ट ले रहे हैं, कट ऑफ हर साल ऊपर जा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, पेरेंट्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कब डॉक्टर बने, सिलेक्शन हो, MBBS के लिए जाए और हम निश्चिंत हो जाएं उसके बाद। नो डाउट आप भी निश्चिंत होना चाहते हैं, क्योंकि हर बार आपको यही चीज़ें, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही बायो, वही चीज़ आप हर बार रिपीट कर करके पढ़ते रहते हैं। आपको ही बोरिंग लगता है, काफ़ी कुछ उसमें हर साल आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो कुछ वही चीज़ रिपीट होती है जो आपको बोर करती है। हर साल कट ऑफ भाग रहा है, आप डेली परेशान हो रहे हैं कि क्या करें। तो देखो बाबू, उसका जो क्राइटेरिया है, जैसे मान लीजिए फिलहाल कि अभी आपको मान लीजिए कट ऑफ चला गया इस साल कि 620 प्लस मार्क्स को MBBS मिलेगा। तो ये जो 620 प्लस मार्क्स लाने के लिए जो मेहनत का क्राइटेरिया होगा कि इतना चाहिए, इतना मेहनत किसी बच्चे को करना होगा। अगर वो बच्चा इतना मेहनत करता है तो NTA के द्वारा कंडक्ट किए गए नीट एग्जाम में, नीट 2021 में वो बच्चा 620 प्लस स्कोर कर लेगा। तो उतना तो क्राइटेरिया के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा ना बाबू। जिस दिन आप उस मेहनत तक पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको 620 प्लस क्या, 640, 680, 700, अब तो 720 भी आप देख रहे हैं कि असंभव नहीं रहा। दो बच्चों ने नीट 2020 में 720 में 720 ठोक दिया। तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, संभव सब है। बस यही होता है कि जो आपका एकांतवास का समय आपको मिला है, या जो भी आपको बोल सकते हैं कि आपको जो एक बढ़िया वक्त मिला है, उसको आप यूटिलाइज करिए। और बार बार मैं आपसे यही कहूँगा, यूटिलाइज करने के लिए बस इस पे जाओ, सब कुछ को छोड़ो। कुछ नया सीखने पर या बहुत ज़्यादा कुछ नया सीखने पर ध्यान मत दो, इस पे जाओ, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। ये समझिए रिवीजन नहीं, ये विजय रथ है, इस पर आप बैठ जाइए और अच्छे से इस रथ के कमान को अपने हाथ में रखो। उसके लिए मैं आपको आए दिन अपने वीडियोस में गाइड करता रहूँगा कि कैसे आपको उस कमान को अपने हाथ में रखना और किस तरफ इस विजय रथ के घोड़े को आपको दौड़ाना है, कितनी स्पीड से दौड़ाना है। बस आप इस रथ पे बैठ जाइए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कन्फर्म है। पूरी जितना भी अभी तक हमने आपसे बातें की, इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी बस यही है मेरा कि ये करो। आप यही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपका स्ट्रेस और स्टडी दोनों नुकसान हो रहा है। बेसिकली स्टडी का नुकसान हो रहा है, इसलिए आप पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्लियर? चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं कुछ काम की बातों पे। वो भी काम की बातें थी आपके लिए और हमारे लिए भी। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम लोग। फ्लूइड क्या है सो समझ लेते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्लो कर रही है, या बोल सकते हैं कि जिसमें रिजिडिटी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने से कोई भी चीज़ जो कोई भी सब्सटेंस अगर मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसमें रिजिडिटी नहीं है, तो बोलेंगे कि फ्लूइड है। फ्लूइड का दो फंडामेंटल चीज़, फ्लूइड कौन कौन से? तो लिक्विड और गैसेस को हमने फ्लूइड माना। या बोल सकते हैं इसका अगर बहुत ही बढ़िया अगर एक डेफिनेशन ले, ये दोनों ही डेफिनेशन ही है, तो एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर ले तो ऐसी एक चीज़ जैसे कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें कि शियर स्ट्रेस या तो ना हो या काफ़ी कम हो। क्लियर? शियर स्ट्रेस या तो ना हो या काफ़ी कम हो, इसी को हम लोग रिजिडिटी भी बोलते हैं। शियर स्ट्रेस जो होता है वो टाउ से रिप्रेजेंट होता है। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, और टाउ इक्वल टू हो जाता है सी थीटा। और यही जो सी होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या होता है? शियर स्ट्रेस को समझिए, आपको एक फंडामेंटल तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को जो है इस सरफेस पर रख दिया गया। इस बॉडी का जो ऊपर वाला सरफेस है उस पर हमने टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस अप्लाई किया, तो ये बॉडी कुछ इस तरह से हो गई। ये थीटा एंगल घूम गया।
तो इस बॉडी पे आप ध्यान दीजिए, इसका जो ये नीचे वाला सरफेस है, ये जो नीचे वाला सरफेस है ये मूव नहीं किया, ऊपर वाला सरफेस मूव किया। तो नीचे वाला सरफेस, ये जो ऊपर वाला सरफेस मूव किया, यानी कि एक सरफेस को फिक्स रखते हुए दूसरा मूव किया है। तो इसी टाइप के स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस, और ये टेंजेंशियल अप्लाई होता है। सिर्फ ये जो शियर स्ट्रेस होगा वो सिर्फ टेंजेंशियल फॉर्म में अप्लाई होगा। उसी तरह कोई भी लिक्विड का जो फ्लो होता है बाबू, कोई भी लिक्विड हो, पानी हो, हनी हो, है ना, पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी है, मिल्क है, कोई भी जो लिक्विड होता है, लिक्विड की एक लेयर, ऐसे एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, इस तरह से बहुत सारी लेयर्स होंगे, ये भी लेयर्स हैं। तो एक लेयर अगर आगे जाने की कोशिश कर रही है तो उसको रोकने का कोशिश करेगा, उसके ठीक नीचे वाला जो लेयर है ये उसको आगे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि जब कोई बॉडी मोशन करने का कोशिश करता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा, कोई बॉडी जब मोशन करने की कोशिश करती है तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है उस सरफेस का, उस बॉडी और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो उस बॉडी को आगे मूव करने से, जैसे इस बॉडी पर अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जब ये बॉडी आगे मूव करने की कोशिश करेगा तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ अगर लग रहा है तो यही फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी को रोकने का कोशिश करता है। उसी तरह से अगर ये लिक्विड का सरफेस आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये सरफेस उसको रोकने का कोशिश करेगा, नीचे वाला सरफेस। तो ये एक टेंजेंशियल फ्लो को, लिक्विड के टेंजेंशियल फ्लो को अपोज किया, तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर एक शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। और उसी शियर स्ट्रेस के कारण, इस शियर स्ट्रेस का जो नेचर होता है ना, शियर स्ट्रेस के बढ़ने से हम लोग बोलते हैं कि इस लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ गई। जैसे फ्रिक्शन को, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप म्यू से दिखाते थे, वैसे ही इस चैप्टर में हम लोग विस्कोसिटी को म्यू से दिखाएंगे। विस्कोसिटी का सीधा सा मतलब होता है जो लिक्विड ज़्यादा फ्लो कर जाएगा, आसानी से फ्लो करेगा, उसको बोलेंगे उसका विस्कोसिटी कम है। जो आसानी से फ्लो नहीं करता है उसको बोलेंगे कि उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि आप वाटर को ले लिया आपने, तो वाटर जो होता है बाबू इसकी विस्कोसिटी कम है, और वाटर के कंपैरिजन में अगर आप हनी को ले लेते हैं तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। यानी कि आप ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा लिक्विड जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो हनी का विस्कोसिटी ज़्यादा, वाटर की विस्कोसिटी कम, यानी कि म्यू की वैल्यू हनी के लिए ज़्यादा है और वाटर के लिए कम है। तो फ्लूइड का जो डेफिनेशन है वो ये क्लियर हो जाता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिस पर कि एक्सटर्नल फोर्स लगने से वो फ्लो कर सके या जिसमें रिजिडिटी नहीं हो, वो सब क्या है आपके लिए, तो फ्लूइड है। और फ्लूइड दो टाइप का, लिक्विड और गैस। और इस फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स आपसे यही बोलता है कि जब कोई फ्लूइड, हाइड्रो का मतलब हम लोग बात करेंगे फ्लूइड की, लिक्विड की बात करेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट का आपने नाम सुना होगा। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, तो पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक है। या फिर हाइड्रोलिक्स आप जाएंगे इंजीनियरिंग में तो हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर। तो हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स इंजीनियरिंग में जाओगे तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक पूरा बुक है बाबू। यहाँ पर आपको एक चैप्टर है, वहाँ पर एक पूरा बुक है, एक सब्जेक्ट है पूरा। तो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब हम यहाँ बात करेंगे लिक्विड से, और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, यानी कि जब फ्लूइड जो है सो रेस्ट में होगा और तब उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स। और अगर फ्लूइड मोशन में है और तब उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे वो क्यों मोशन में है तो क्या लग रहा है वहाँ पर, क्या फोर्स है, नहीं है, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। और एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, डेंसिटी की बात करें, छोटा सा पॉइंट, छोटा सा टॉपिक। इस डेंसिटी को हम लोग मास डेंसिटी भी बोलते हैं, है ना। डेंसिटी क्या है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से, और इसी को हम लोग मास डेंसिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इसीलिए। डेंसिटी कभी भी निकालना हो बाबू तो जनरली उसके पर यूनिट में, यानी कि बट्टा के नीचे वॉल्यूम भी आएगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास और पर यूनिट का मतलब बट्टा, और वॉल्यूम का मतलब तो वॉल्यूम है ही, यानी कि m/v। और m अगर ऐसा यूनिट को देखें तो मास का यूनिट होता है kg, वॉल्यूम का यूनिट होता है पर मीटर क्यूब, यानी कि kg पर मीटर क्यूब। क्लियर। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में एक छोटा सा बस इतना सा सेक्शन देखें। मेनली आपसे आज हमसे मेनली बात यही थी कि आपको जो भी आपका 20-25 दिनों से जो बहुत सारा डाउट्स था लेकर के मन में, उसको मैं क्लियर करना चाहता था, उसी को लेकर के एक छोटा सा प्रयास हमने किया। हम आपसे बस यही बोलेंगे कि जो भी स्ट्रेस है आपको लॉकडाउन को लेकर या स्टडी को लेकर के, जो भी प्रेशर में आप हैं, जितने भी बच्चे हैं, देखो प्रेशर लो मत, आप बस कुछ मत कीजिए। एक रिवीजन का जो विजय रथ हमने आपसे कहा, एक रिवीजन के विजय रथ पे बैठ जाइए, उसकी कमान अपने हाथ में रखिए
और उस विजय रथ में जो घोड़ा लगा है उसको किधर दौड़ाना है और कितने स्पीड में दौड़ाना है वो आपको मैं गाइड कर दूंगा। आने वाले वीडियोस में हमेशा गाइड करता रहूँगा, आप उसको करते रहिए। बस रिवीजन पे फोकस करो बाबू। जो भी मैंने आपसे 2-3 स्टोरीज शेयर की ये आपके लिए बहुत जो है सो आप सीखने के लिए आपको अंदर से थोड़ा सा जगाने का कोशिश किया गया है कि जब आप बाहर नहीं जा सकते तो अंदर जाओ, ठीक है। और तब आप देखो तो आपको निश्चित रूप से आप एक बहुत बड़ा बदलाव अपने आप में फील करेंगे और काफ़ी कुछ अच्छा आप गेन कर सकते हैं। तो आज का क्लास बस यहीं पर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लूइड को आगे बढ़ाएंगे विथ फुल ऑफ एनर्जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत बढ़िया एनर्जी के साथ आएंगे। और जो CRTN कोर्स पर प्लेलिस्ट में जो स्पेशली वहाँ जो वीडियोज़ अपलोड हो रहा है इसको आप बहुत ही अच्छे से देखिए, एक एक चीज़ को वहाँ देखो, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ और इतना विश्वास रखो कि आपको आने वाले नीट में या JEE मेन में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। बस रिवीजन के विजय रथ पे आप बैठ जाइए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फ्लूइड मैकेनिक्स आगे बढ़ाएंगे।